Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Sir Dikshit and we are going to read about thermodynamics lecture number 4. My dear students, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशंस क्लियर किए थे, ठीक है। और कई सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद कार्नोट इंजन साइकिल थ्योरम तीनों चीजों पढ़ने के बाद आज हम आए हैं माय डियर स्टूडेंट्स पढ़ने रेफ्रिजरेटर। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, क्या रेफ्रिजरेटर। तो थोड़ा ध्यान देना माय डियर, ये वही रेफ्रिजरेटर जो आपके घर में है, ठीक है, वही है, कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं पढ़ाने वाले, ठीक ना, रेफ्रिजरेटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स सिंपली समझ लीजिएगा, कहानी शुरू होती है रेफ्रिजरेटर की, कहां से, एक मुद्दे से। एंशिएंट टाइम में बात करें किसकी, चलिए चलते हैं बाबा आदम के जमाने में, ठीक है। एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो सबसे पुराना जो कल्चर रहा है, ठीक है, वो रहा इंडिया का। किसका? इंडिया का। यहां रेफ्रिजरेटर जैसा वर्क होता था, वो क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, मिट्टी के अंदर क्या किया जाता था, एक बालू का सिंपली ऐसा कुछ बनाकर, ठीक है, उसके अंदर घड़ा रख दिया जाता था। घड़ा जानते हैं अपना, मटका जिसे कहते हैं, ठीक है, और इसमें स्टोन्स डालकर, कुछ ऐसे ये स्टोन्स होते थे, उसके बाद इसमें पानी को रखा जाता था और कवर किया जाता था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इस पे कवर लगा दिया जाता था। तो ये पानी जो था माय डियर स्टूडेंट्स, आज के रेफ्रिजरेटर जितना तो नहीं बल्कि हल्का सा, उससे कम मान सकते हैं। जैसे इसमें आप आइस जमा सकते हैं, लेकिन इसमें आइस नहीं जमता था, लेकिन पानी काफी अच्छा, लगभग 27-28 डिग्री सेल्सियस ठंडा चलता था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये ठंडा पानी का एक स्रोत था एंशिएंट टाइम में, लगभग 400 बीसी में, ठीक है, 400 बीसी में, जब महर्षि कर्नाड या फिर बहुत सारे ऐसे लोग रहते थे, तब ऐसा प्रथा चलता था, ठीक है। वैसे केवल मटका का भी यूज किया जाता था, उससे भी एंशिएंट टाइम में, ठीक है। इसे खोजा गया था 400 बीसी के आसपास, ठीक है, इंडिया में। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, हमें पढ़ना वो है, ठीक है, पढ़ना क्या है, जो रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। वो कब आया माय डियर स्टूडेंट्स, 1913 में, 1913 में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, 1913 में इस रेफ्रिजरेटर का खोज किया गया। 1913 में इसका खोज किया गया। इस खोज को करने वाले का नाम था फ्रेड डब्ल्यू वोल्फ, ठीक है। नहीं याद हो रहा, याद कर लो, वोल्फ, वोल्फ तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना। किसने सर्च किया? वोल्फ ने। क्या? फ्रेड डब्ल्यू वोल्फ ने 1913 में इसे सर्च किया, जो एक मिराज की तरह स्ट्रक्चर था उसका, ठीक है। मिराज स्ट्रक्चर समझते हैं ना, कुछ ऐसा 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, जिसे बस क्या किया जाता था, कवर किया जाता था और स्विच लगाकर कनेक्ट करके उसको कुछ तरीके से बनाया जाता था। वो तरीका अभी हम बताएंगे, थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है। तो पहले हिस्ट्री समझ लीजिए इसकी। 1913 में फ्रेड डब्ल्यू वोल्फ ने पहली बार रेफ्रिजरेटर यानी कि जो आपका फ्रिज है उसे बनाया था, ठीक माय डियर फ्रेंड्स। अब समझिएगा कि हम इसका यूज करते हैं, फिर इसको मॉडरेट किया गया, बहुत बार मॉडरेट हुआ। 1913 की बात 1926 में इसे मॉडरेट किया गया, फिर इसे 1956 में मॉडरेट किया गया, तो ये किसमें, प्लास्टिक शिप्स में आने लगे। उसके बाद 1964, फिर 1994 में करने के बाद इस समय का जो मॉडल चल रहा है वो चल रहा है 2011 और 2019 का, ठीक है। ये जो गोदरेज होगा ना जिसके घर, उसके घर 2011 का मॉडल चल रहा है, इस समय 2019 मॉडल चल रहा है। और आजकल तो हर समय मॉडल चेंज हो रहा है माय डियर सर रेफ्रिजरेटर का, क्योंकि इसकी थ्योरी अब सबके समझ में आ गई है, ठीक है। तो बहुत सारे बार मॉडरेशन होने के बाद अब जो रेफ्रिजरेटर आया है उसकी थ्योरी और उसके बारे में हम समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं जो क्लास 11th के चैप्टर में है। ये तो था बैकअप कि क्या क्या था रेफ्रिजरेटर के बारे में, आप स्विच कर जाए आपके दिमाग में कि हाँ ये था रेफ्रिजरेटर में। अब समझते हैं माय डिस्टेंस, कल हमने बताया था कि एक सोर्स ले लीजिए जिसे हमने माना T1,
दूसरा हमने सिंक ले लिया T2, क्या लिया, सोर्स, दूसरा सिंक, ठीक है। बीच में एक स्टैंड लगाते थे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। समझिएगा, इधर है माय डियर स्टूडेंट कंप्रेसर। कंप्रेसर का मतलब समझते हैं ना, फ्रिज के पीछे जो ब्लैक बॉक्स होता है वो क्या करता है, Q1 और Q2 क्या होता है वो समझिएगा, ठीक है। ये फिगर समझ में आ रहा, ये एक स्टैंड है, ये सोर्स है, ये सिंक है, इधर क्या है, कंप्रेसर, यानी कि W जो बताएगा वो है कंप्रेसर, ठीक है मेडिसन, कंप्रेसर। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है मेडिसन, कि ये Q1 माइनस Q2 को यहां पर भेजेगा। अब समझना, हमने इसका डायरेक्शन अप साइड में क्यों दिया, जरा ध्यान से देखिएगा। कार्नोट इंजन जो हमने कल बताया था आपको, ठीक है, कार्नोट इंजन, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या था, सोर्स से सिंक की तरफ था, और इसका डायरेक्शन सिंक से सोर्स की तरफ है, ठीक है, सिंक से सोर्स की तरफ है। हम यही आपको बताना चाहते हैं। इसे हमने Q1 माना, इसे Q2 माना। अब फिगर ध्यान से समझिएगा, क्या हम इस फिगर को कह सकते हैं कार्नोट रिवर्स इंजन, क्या हम इसे कह सकते हैं कार्नोट रिवर्स इंजन? जी हां, बिल्कुल। क्यों कह सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हम क्या कर रहे थे, जब सोर्स से भेज रहे थे तो सिंक और W वर्क डन की तरफ जा रहा था, कंप्रेसर की तरफ जा रहा था। ये हमारी थ्योरी थी कार्नोट में। फिर हमने क्या किया, वो किसके लिए था, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, लोअर, हाइयर से लोअर में भेजने के लिए। लोअर को और लोअर बनाना हो तो क्या होगा, उसी प्रोसेस को हमने रिवर्स कर दिया। अब ये वर्क डन ले नहीं रहा है, दे रहा है, और सिंक से जो टेम्परेचर था वो कम हो रहा है, यानी लोअर को और लोअर बनाया जा रहा है, ताकि वो क्या करे माय डियर स्टूडेंट्स, वो फ्रिज करे, जिस चीज को लोअर को क्या करे और लोअर बनाए, टेम्परेचर वहां पे और डाउन हो जाए, ठीक है। तो ये इसे रिमूव कर रहा है, तो इसे क्या कह सकते हैं, कार्नोट रिवर्स इंजन। यानी कि रेफ्रिजरेटर इज आल्सो नोन एज कार्नोट रिवर्स इंजन। इतना क्लियर। यह कंप्रेसर आपने अपने फ्रिज में देखा होगा, पीछे की तरफ ब्लैक कलर का एक बॉक्स होता है, ठीक है, जो CFC छोड़ता है, ठीक है, यही है CFC का कारण, ठीक है ना, वो मुद्दा अपना नहीं है, ठीक है, ये समझिए। ये हुआ। अब बायो फिजिक्स, हमें बायो के अंदर नहीं जाना, बायोडाइवर्सिटी नहीं समझनी, समझनी क्या है, बायो फिजिक्स। ये चीज जो रेफ्रिजरेटर है कब कैसा वर्क करेगा, कब इसकी इफिशियंसी बेटर होगी। एफिशिएंसी हमने कल बताया था M1 माइनस T1/T2 बताया था ना कल, ठीक है। तो ये कब बेटर होगा, कब खराब होगा, सिंपली पहले रेफ्रिजरेटर का इंजन आप समझ लिए कि क्या होता है। कार्नोट का जस्ट रिवर्स जब हम क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे, तो उसे कहेंगे रेफ्रिजरेटर इंजन, वो इंजन की बात हुई, ठीक है। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, इसी से इधर की तरफ हम पहले वैल्यू लेना चाहेंगे। ये देखना, ये क्या हो रहा है, अगर हम इसकी वर्क डन निकाल Q1 निकालें, ये Q1 हमें फाइंड करना है, यानी कि जो टोटल यहाँ पे आ रहा है उसे फाइंड करना है, तो उसके इक्वल में होगा। पहले तो ये Q2 जो जा रहा है, Q2 प्लस ये क्या, ये W जो आ रहा है, ठीक है, W जो आ रहा है। अब देखना, इसे मिटा दे, इसका कोई काम नहीं, ध्यान दीजिए थोड़ा। अब ये जो W था, ये W इज इक्वल टू क्या है, Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q2 प्लस Q1 माइनस Q2, इसको अलग ब्रैकेट में ले लीजिए, Q1 माइनस Q2। अब ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स कि हम जानते हैं क्या, सिंपल सा, बीटा इज इक्वल टू, अब देखना बीटा क्या है, रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट फैक्टर है, इसलिए हम बीटा यूज कर रहे हैं, जो क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर के अंदर के लोअर वैल्यू टेम्परेचर को डिनोट करता है, कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है। अब समझना, ये होता है इज इक्वल टू, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स,
Q2 अपान W। Q2 क्यों? क्योंकि किसे कम किया जा रहा था, किसे और कम कर किया जा रहा था। Q1 ऊपर था, Q2 नीचे था, नीचे वाले को कम किया जा रहा था, यानी कि Q2 अपॉन W। अब देखना बीटा इज इक्वल टू Q2 अपान क्या था, Q1 माइनस Q2। ये आ गया, इसे लिख लेना माय डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? कहां से आया? ठीक है, इसे ना भी लिखो ऊपर वाले को ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस W की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लेकिन ऊपर वाला सीबीएसई बुक्स में लिखना जरूरी होता है, यूपी बोर्ड में जरूरी नहीं है ये लिखना। ठीक है, अब समझना, ये जो बीटा है, ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट माना है। अब इसमें हम आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्या करें, Q2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, Q2 अपॉन Q2 अपान में Q1 अपॉन Q2 माइनस Q2 अपॉन Q2, ऐसा हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट एम्प्लॉय किया है, क्या लिख लेना, इक्वेशन फर्स्ट एम्प्लॉयज दैट। ठीक है, अब इसे मिटा दें, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा? बिल्कुल आसान है। देखना बीटा इज इक्वल टू क्या, ये Q2 1 हो गया अपॉन Q1 अपॉन Q2 को ऐसा ही रहने दीजिए, Q1 अपॉन Q2 क्या माइनस Q2 अपॉन Q2 1 हो गया। अब देखना, सिंस हमें पता है कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू होता है T1 अपॉन T2। क्यों सर जी? अरे सर इफिशियंसी, अकॉर्डिंग टू इफिशियंसी Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। एक और तरीका है, हमने जहां Q1 लिया था वहीं सोर्स T1 था और जहां Q2 लिया था वहीं पर सिंस T2 था, यानी कि दोनों वैल्यू क्या करेंगी, सेम करेंगी, सेम रूल फॉलो करेंगी, सेम फंक्शन होगा। यानी कि क्या, यहां पे लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 1 अपान T1 अपान T2 माइनस 1। क्या हम ये लिख सकते हैं, 1 अपान, लिख सकते हैं 1 अपान T1 माइनस T2 माइनस 1, ये लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। इससे क्या तय होता है, कुछ तय होता है क्या, कि बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा T2 अपान T1 माइनस T2, ऐसा लिख सकते हैं ना। जैसे हम क्या लिखते थे, यहां पे लिखते थे बीटा इज इक्वल टू Q2 अपान Q1 माइनस Q2, वैसे ही यहां पे आ गया इक्वेशन T2 अपान T1 माइनस T2। ये इक्वेशन फर्स्ट था पीछे और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। इसी पे न्यूमेरिकल्स लगेंगे, किस पे, इसी पे, बीटा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, इसी पे न्यूमेरिकल्स लगेंगे। चलिए अभी न्यूमेरिकल एक लगाते हैं। ठीक है, तो ये होता है, अब समझना कुछ फैक्टर, ये प्रूविंग खत्म, यही हमें प्रूव करना था T2 अपॉन T1 माइनस T2। मेन बताना था कि जो T1 की जो वैल्यू थी, यानी कि जो सिंक की वैल्यू थी, सिंक क्या था, T1 था, वो क्या हो रहा है, और कम हो रहा है। पहले तो देखो ये नीचे चला गया तो कम, उस पर से उसमें भी माइनस हो गया तो वो क्या, और कम। ठीक है, पहले माइनस किया फिर कम किया, यानी और कम। अब देखना यहां पे वैल्यू कम हुई, अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर बीटा की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, अगर बीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इफिशियंसी भी इंक्रीज करेगी। यानी कि जो रेफ्रिजरेटर होगा माय डियर स्टूडेंट, रेफ्रिजरेटर होगा वो क्या होगा, अच्छे क्वालिटी का होगा। जितनी बीटा की वैल्यू अधिक होगी उतनी क्या होगी, इफिशियंसी अधिक होगी, उतना रेफ्रिजरेटर बढ़िया होगा। जितना घटिया क्वालिटी उतना घटिया इफिशियंसी, उतना घटिया रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब समझ में आया। रेफ्रिजरेटर बढ़िया या खराब नहीं होता, होता क्या, जो बीटा की वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट, उसको क्या ठंडा या
नॉर्मल करने की जो कैपेसिटी होती है रेफ्रिजरेटर की, उस पर डिपेंड करती है, किस पे, इफिशियंसी और बीटा की वैल्यू पे माय डियर स्टूडेंट। तो ठीक है, ये समझ में आया कि रेफ्रिजरेटर कैसे चीजों को ठंडा करता है और कैसे रेफ्रिजरेटर अच्छे होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं किसमें, ध्यान दीजिएगा, 3 एग्जाम्स में, जो कि हम रोज बताते हैं आपको। जेई मेंस में पूछा जाता है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन मेंस, एडवांस और एनडीए सेकंड पेपर में पूछा जाता है। एनडीए सेकंड पेपर जो होता है 150 क्वेश्चंस का, उसमें पूछा जाता है। एनडीए सेकंड पेपर में, मेंस एडवांस में, ठीक है, और साथ ही माय डियर स्टूडेंट्स बहुत बार ये जेआरएफ में भी पूछा जाता है। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यू आर इन वेरी लोअर स्टेज अभी। ठीक है, अब समझिएगा, ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को हम बुक के साथ ही बताते हैं आपको। ठीक है डिस्टेंस, तो ये देखो, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2018 का। बोल रहा है, मॉडर्न एबीसी की बुक का बोल रहा है, रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या दिया है, T1 दिया है -28 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब हो जाएगा +273 कर देंगे। ठीक है, अब देखना T2 यहां पे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, एक दिया है -27 डिग्री सेल्सियस, एक दिया है 17 डिग्री सेल्सियस, 17 दिया है, कितना दिया है 17 प्लस 273। ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा, 273 जोड़ना जरूरी है। अब देखना दूसरा कह रहा है कि -10 दिया है और 27 दिया है, क्या दिया है 27 दिया है, ये हो गया T1, ये हो गया T2। ठीक है, अब इनको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सी वैल्यूज रखकर जोड़ना है। ये देखना, ये पहला रेफ्रिजरेटर है, ये दूसरा रेफ्रिजरेटर है। अब देखना क्वेश्चन क्या पूछा है कि पहले और दूसरे में कौन बेटर रेफ्रिजरेटर है, कौन सा रेफ्रिजरेटर बढ़िया है, यानी कि किसकी इफिशियंसी और बीटा की वैल्यू अच्छी है। ठीक है, हमको 2 टेम्परेचर दिए हैं, पहला का निकालते। ठीक है, इसमें पहले रेफ्रिजरेटर का आंसर लिखिए, पहले रेफ्रिजरेटर का T1 273 में जोड़ दीजिए। ठीक है, 73, ठीक है, 280 या 20 300, T1 की वैल्यू 300, T2 की वैल्यू जोड़ दीजिए, इसमें 70 जोड़ दिया, कितना हो गया ये 80, 10 90, 290। ठीक है, अब देखना क्या करना है, इफिशियंसी, तो बीटा 1 क्या होता है T2 अपॉन यानी 290 अपॉन 300 माइनस 290, ये कितना हो गया, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना आएगा 290 अपॉन, ये माइनस किया तो 10, यानी कि 29, बीटा 1 इज इक्वल टू 29। क्या ऐसा आंसर आ रहा है बीटा 1 का, बीटा 1 का क्या आंसर इतना आ रहा। एक बात देखियो, यहां पे चलो बीटा 1 का 29, यही लेते हैं, यही लेते हैं, सही लग रहा सबको, सही लग रहा सबको। ठीक है, बीटा 1 हो गया 29। अब देखना, ये अब बात करते इसकी। ठीक है, बस ये बीटा 1 आ गया, यही क्या है पहला रेफ्रिजरेटर की वैल्यू थी। ठीक ना, अब दूसरे रेफ्रिजरेटर की वैल्यू निकालते हैं। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पहला रेफ्रिजरेटर दूसरा रेफ्रिजरेटर दोनों को T1 T2 की वैल्यू दी है, सिंपल सा क्या करना है, बताना है कौन सा रेफ्रिजरेटर की इफिशियंसी यानी बीटा की वैल्यू यानी कि N की वैल्यू बेटर है, अच्छी है, कौन सा रेफ्रिजरेटर दोनों में अच्छा है, 2 टेम्परेचर अकॉर्डिंग बताना था। ठीक है, तो पहला का बीटा की वैल्यू 29 आ गई, दूसरे की निकालते हैं, इसमें जोड़ दीजिए 273 तो हो जाएगा 263, माइनस का है ना, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा 263। अब देखना इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 300, तो फिर हो जाएगा बीटा 2 इज इक्वल टू 263 अपॉन
300 माइनस 263, बीटा 2 इज इक्वल टू 263 अपान में ये किस चीज की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7, कितना आ जाएगा 27, यही आएगा ना 7 जोड़ा तो हो जाएगा 70 यानी कि 37। तो इसको सॉल्व कर लेना, देखना अब इसे मिटा देना, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, अब तो आंसर से मतलब है। समझिए एक बीटा 1 की वैल्यू आई है क्या 29, बीटा 2 की वैल्यू आई है क्या सर जी 263 अपान 37। अब बताना ये किसी भी हाल में 29 से बड़ा तो होने वाला नहीं है, ठीक है 29 से बड़ा होने वाला नहीं, क्योंकि 10 टाइम करेंगे तो 370, ऐसे ही काम खत्म, ठीक है। यानी कि क्या b1 क्या है, आप देखना वैल्यू से मतलब नहीं है, b1 ग्रेटर है किससे b2 से, b1 की वैल्यू ग्रेटर है b2 से, बस यही हमें फाइंड करना था। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स जो पहला रेफ्रिजरेटर था इज बेटर efficient than second, फर्स्ट इज बेटर efficient than second, ठीक है। यानी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या फर्स्ट नंबर बेटर है, ठीक है। यही पूछता है आपके सिंपल एनडीए में क्वेश्चन कि बताइए सर जी दोनों रेफ्रिजरेटर में बेटर कौन था, तो आप कहेंगे B1। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगाया था बीटा में, भूलिएगा मत, बीटा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये फॉर्मूला लगाना है, भूलिएगा मत। रेफ्रिजरेटर के लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला, लेकिन कंडीशन होगा कि दोनों क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स एक ही टेम्परेचर छोड़ रहे हो। देखना यहां पे दिया है कि रिमूविंग हीट इज इक्वल टू 2000 जूल, दोनों जो हो ये दोनों जो हो एक ही अमाउंट में एनर्जी दे, मान लो 200 जूल्स दे रहे हैं इक्वल, तभी ऐसा कॉन्सेप्ट लगेगा। बाकी इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्लास 11th में, पूरा क्लास 11th का क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर का B इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2 पे रहता है, ठीक है। एंड दैट इज द प्रोसेस माय डियर स्टूडेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। एंड आप रेफ्रिजरेटर के बारे में पूरा समझ चुके होंगे, रेफ्रिजरेटर किसने सर्च किया, किसने कैसे बनाया, कैसा इंजन होता है, कार्नोट का जस्ट रिवर्स होता है, ठीक है, हम बताया आपको जस्ट रिवर्स होता है, तो कैसे कैसे क्या प्रोसेस हुआ सब समझे, आपने क्वेश्चन भी लगाया, ठीक माय डियर स्टूडेंट। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है सर। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट।